बंगाल विभाजन को 6 बिंदुओं में हम लोगों ने बांट लिया है। इन 6 बिंदुओं को क्रमशः देखेंगे कि बंगाल विभाजन की पृष्ठभूमि क्या रही, इसके कारण क्या रहे, बंगाल विभाजन के कारण क्या रहे, कारण और पृष्ठभूमि दोनों को साथ में देखेंगे। बंगाल का विभाजन देखेंगे और बंगाल का विभाजन देखने के साथ साथ ये भी देखेंगे कि बंगाल विभाजन में नेतृत्व और प्रसार कहाँ कहाँ हुए, कि बंगाल का जो आंदोलन हुआ बहिष्कार और स्वदेशी आंदोलन, इसको अन्य भारत के अन्य हिस्सों में कहाँ कहाँ से इसको समर्थन प्राप्त हुआ, और जहाँ से भी समर्थन प्राप्त हुआ उन हिस्सों में किन नेताओं ने यहाँ नेतृत्व किया, जैसे मद्रास, महाराष्ट्र, पंजाब, इन हिस्सों में। बंगाल विभाजन होने के बाद और जो आंदोलन हुए उसके परिणाम क्या निकल के आए, सीमाएं देखेंगे। परिणाम के साथ साथ प्रभाव भी देखेंगे हम। प्रभाव में सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक, इन सब कारणों को, परिणामों की चर्चा करेंगे हम। सीमाओं में देखेंगे कि इन बहिष्कार और स्वदेशी आंदोलन में किन वर्गों ने हिस्सा लिया, जैसे किसान और मुस्लिम, इन दो लोगों ने हिस्सा नहीं लिया था। तो इनके कारण देखेंगे कि किसान और मुस्लिमों ने हिस्सा क्यों नहीं लिया इस बंगाल विभाजन के जो आंदोलन हुए उन आंदोलन में। विभाजन रद्द कब हुआ उसको देखेंगे। 1911 दिल्ली दरबार की चर्चा करेंगे। दिल्ली दरबार में कैसे ये रद्द हुआ, उसका कारण क्या था। तो 1905 के आते आते जो बंगाल था वो राजनीतिक चेतना और राष्ट्रीय चेतना दोनों का केंद्र हो चुका था। 1905 के आते आते राजनीतिक और राष्ट्रीय चेतना का केंद्र हो गया था बंगाल, मतलब। और बंगाल का विभाजन सिर्फ राजनीतिक चेतना, राष्ट्रीय कारण, दैट मीन्स जो राष्ट्रवाद का उदय हो चुका था बंगाल में 1905 के आते आते, उसके कारण अंग्रेजों ने इस बंगाल को विखंडित किया। और अंग्रेज तो ये बोलते थे कि हम प्रशासनिक कारण से बंगाल का विभाजन कर रहे हैं, क्योंकि अंग्रेज बताते थे कि 7 करोड़ 85 लाख की जनसंख्या है, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना बहुत मुश्किल है। क्योंकि उस समय बंगाल में कौन कौन से प्रांत थे, अभी के जो वर्तमान प्रांत हैं वो देख लेते हैं। उड़ीसा, बंगाल, पश्चिमी और पूर्वी बंगाल, और क्या था, बिहार। और ये सच में बहुत बड़ा क्षेत्र होता था। और अंग्रेजों को सिर्फ ये प्रशासनिक असुविधा इस कारण से नहीं होती थी, क्योंकि बंगाल बहुत बड़ा था और ये लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन नहीं कर पा रहे थे। हर एक क्षेत्र से आंदोलन उठ खड़ा हो रहा था धीरे धीरे, स्वराज्य की मांग या अपने बहुत सारे राजनीतिक अधिकार के लिए, लोगों के अधिकारों के लिए, किसानों के लिए, बहुत सारे मुद्दों को लेकर बंगाल सबसे ज़्यादा खड़ा हो जा रहा था आंदोलन की दृष्टि से। और इस चीज़ का प्रभाव बंगाल के आसपास के राज्यों में भी पड़ रहा था, जो राजनीतिक और राष्ट्रीय चेतना का विकास हुआ था। तो अचानक तो होगा नहीं बंगाल में राष्ट्रीय चेतना और राजनीतिक चेतना का विकास। तो एक चीज़ से देख सकते हैं हम, अंग्रेजों ने क्या बोला था, अंग्रेजों ने बोला था कि हम सिर्फ बंगाल विभाजन प्रशासनिक असुविधा के कारण कर रहे हैं। उन्होंने तो कारण बताया कि हम इस कारण कर रहे हैं कि 8 करोड़ की जनसंख्या है, हम लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं, लोगों तक सुविधाएं नहीं पहुंचा रहे हैं, कानून उपलब्ध नहीं हो पा रहा है, ये कारण बताया उन्होंने प्रशासनिक असुविधा का। लेकिन एक्चुअल में कारण क्या था, वो एक उस समय के जो गवर्नर जनरल थे, गवर्नर जनरल कौन थे, लॉर्ड कर्जन थे, है ना। अच्छा, उस समय जो भारत सरकार में गृह सचिव थे वो कौन थे, तो रिजले थे। रिजले के गृह सचिव रहते हुए एक पत्र लिखा था, और पत्र वहाँ ब्रिटेन की संसद में भी गया था और वहाँ पढ़ा भी गया था इसको। तो उन्होंने स्पष्ट रूप से ये लिखा था उस पत्र में, रिजले ने। उसको देखेंगे तो हम समझ आ जाएगा कि कैसे राष्ट्रीय आंदोलन को दबाने का एक बहुत बड़ा प्रयास था। उन्होंने स्पष्ट अपने पत्र में लिखा था कि संयुक्त बंगाल एक शक्ति है। पूरा नहीं लिखूंगा, आप सुन लेंगे। संयुक्त बंगाल एक शक्ति है, विभाजित बंगाल विभिन्न रास्तों की ओर खींचेगा, यह पूर्णतः सत्य है और इस योजना का यह एक गुण है। और बोला कि जो विभाजित बंगाल है, विभाजित बंगाल वो बहुत सारे रास्तों की ओर खींचेगा। और तीसरा जो वाक्य था उन्होंने बोला, और हमारी जो योजना है बंगाल विभाजन की, इस योजना का यह एक गुण है। मतलब ये जो विभाजनकारी नीति थी उसका यह गुण बंगाल विभाजन था, क्योंकि बंगाल संयुक्त बंगाल एक शक्ति के रूप में है। शक्ति के रूप में मतलब ये बात था कि जो बंगाल था वहाँ अन्य बहुत सारे हिस्सों में अपने अपने अधिकारों को लेकर लोगों ने आंदोलन करना शुरू कर दिए थे।
वहाँ अंग्रेज़ों की कुनीतियों के खिलाफ, कुशासन के खिलाफ बहुत सारे आंदोलन हुए, छोटे मोटे बहुत सारे राजनीतिक संगठन बने थे, उन लोगों ने विरोध करना शुरू किया। तो इन सब कारणों से अंग्रेज़ों को प्रशासनिक असुविधा तो होती ही थी, क्योंकि ये बहुत बड़ा क्षेत्र था, 7-8 करोड़ की जनसंख्या थी। लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन नहीं कर पाते थे, कितने भी ये सैनिक यहाँ रखते फिर भी बंगाल के आंदोलन को दबाना मुश्किल ही था। और बंगाल में जितने भी आंदोलन हो रहे थे, उन सब आंदोलनों का प्रभाव देश के अन्य हिस्सों में भी प्रभाव पड़ रहा था। अन्य राज्यों ने भी आंदोलन अलग अलग मुद्दों पे विभिन्न अपनी अपनी मांगों को लेकर शुरू कर दिया था। तो इसलिए बंगाल को विभाजित करना अंग्रेजों के लिए बहुत आवश्यक हो गया था कि बहुत दिन तक हम शासन कर पाएँ, क्योंकि जब बंगाल को विभाजित नहीं कर पाते तो इनके खिलाफ जो इतने भी आंदोलन हो रहे थे वो और उग्र हो जाते। तो हम ये देखते हैं पृष्ठभूमि कि जो बंगाल में राष्ट्रीय चेतना का विकास हुआ, राजनीतिक चेतना का विकास हुआ, वो एकाएक थोड़ी हुआ होगा, उसके पीछे बहुत लोगों ने बहुत सारा योगदान किया होगा। तो हम ये देखेंगे कि बंगाल में राजनीतिक और राष्ट्रीय चेतना का विकास कैसे हुआ और क्यों अंग्रेजों को बंगाल को विभाजित करना पड़ा, ये देखेंगे। अच्छा, राष्ट्रवाद पनपने का कारण देखेंगे। इसमें हम लोग बहुत सारे विश्वविद्यालय देखेंगे जिसका निर्माण 1905 से पहले हुआ, जिसके कारण बंगाल में सबसे ज़्यादा राष्ट्रवाद, राजनीतिक चेतना और अपने अधिकारों को लेकर लोग जागरूक हुए, उन सब कारणों को देखेंगे। तो इसके लिए जो जितने भी विश्वविद्यालय गठन हुए, जितने भी राजनीतिक संगठन गठन हुए, कहाँ? बंगाल में। उन सब राजनीतिक संगठनों को, विश्वविद्यालयों को और पत्रों को, जितने भी पत्र निकले उस समय 1905 के पहले, उन सब चीज़ों को देखेंगे। तब हमको समझ आएगा कि बंगाल में राष्ट्रीय चेतना का विकास कैसे हुआ, राजनीतिक चेतना का विकास कैसे हुआ, लोग इतने समझदार कैसे हो गए, अपने मूल्यों को लेके लोगों ने पूर्ण लोगों ने स्वराज्य की मांग शुरू कैसे की, मतलब आगे 1905 के आगे। तो बंगाल एक्चुअल में जो विभाजन हुआ था बंगाल का, राष्ट्रवाद को दबाने का एक बहुत क्रूर कदम था और ये एकदम सोची समझी चाल थी। हम लोग रिजले के एक वक्तव्य से देख ही चुके हैं। तो हम देखेंगे कि बंगाल में कैसे कैसे राष्ट्रवाद पनपा, कैसे लोगों में राजनीतिक चेतना का जागरण हुआ। तो हम देखते हैं कि सबसे पहले कलकत्ता मदरसा की स्थापना। मदरसा की स्थापना कब हुई थी? 1781 में हुई थी। एक्चुअल में कलकत्ता में मदरसा की स्थापना कौन किए थे? वारेन हेस्टिंग्स ने किए थे। 1781 के आसपास यही थे हमारे, तो वारेन हेस्टिंग्स ने किया। ठीक है, वारेन हेस्टिंग्स ने किया। और एक किया क्यों, बताया क्या रहा था ये कि अरबी और जो फारसी भाषा है के अध्ययन के लिए, अरबी और फारसी भाषा के अध्ययन के लिए, मुस्लिम कानून, इससे संबंधित जानकारियों को मुस्लिम तक पहुंचाने के लिए, ताकि मुस्लिम अपने अधिकार को लेकर थोड़ा जागरूक हों। तो कलकत्ता मदरसा की स्थापना 1781 में हुई। ठीक है, उसके बाद कौन सा चीज़ हुआ? तो ये पहला चीज़ हो गया था। दूसरा चीज़ कि बंगाल इतना ज़्यादा प्रचंड रूप से राजनीतिक चेतना का केंद्र बिंदु कैसे बना। तो 1781 में बहुत पहले की बात है। 1700 इवन 1857 की घटना से भी कई बहुत साल पहले की बात है। उसके बाद क्या हुआ? एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, है ना। इसकी स्थापना कब हुई? 1784 में हुई, है ना। और कारण क्या था इसकी स्थापना करने का? तो प्राचीन जितने भी भारतीय इतिहास और संस्कृति, उनके संरक्षण के लिए इस एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का स्थापना किया गया था। इसी समय क्या हुआ था, एक विल्किंग थे बंगाल में ही, उन्होंने भगवद गीता को अंग्रेजी में अनुवाद किया था इस एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के कारण ही। तीसरा जो स्थापित हुआ था यही फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई थी। कब हुई थी? तो ये 1800 में हुई थी, है ना।
फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना। अच्छा, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना क्यों हुई थी? जितने भी असैन्य अधिकारी थे, मतलब सिविल सर्विसेज जैसे अधिकारी थे, उन लोग को प्रशिक्षित करने के लिए इस कॉलेज की स्थापना हुई थी, बंगाल में ही। बंगाल में कलकत्ता विश्वविद्यालय की भी स्थापना हुई है ना। तो बंगाल में क्या हुआ? कलकत्ता विश्वविद्यालय की स्थापना, यहाँ लिख लेता हूँ। विश्वविद्यालय की स्थापना, कलकत्ता विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? तो 1857 में हुई थी कलकत्ता विश्वविद्यालय की स्थापना। अच्छा, ये विश्वविद्यालय की स्थापना वो जो वुड डिस्पैच आया था ना, वुड घोषणा पत्र, उसके आधार पे हुआ था, उच्च शिक्षा पे आधारित था वुड डिस्पैच। ये आया था 1854 में। इसी के कारण प्रस्तावित किया गया था विश्वविद्यालय खोलना। तो कलकत्ता में ही 1857 में एक विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। और इस विश्वविद्यालय का काम था कि परीक्षाएं संचालित कराएं, उपाधियां प्रदान करें, ये सब इस विश्वविद्यालय का काम था। अब आप देखो कि इतने सारे स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ बन रही हैं, तो सीधी सी बात है, बंगाल में इतने समय पहले से ही इन सारी चीज़ों का विकास हो रहा है, तो यहाँ के लोगों का राष्ट्रीय चेतना ज़्यादा होगा और अपने अधिकार को समझेंगे भी। आप एक काम करेंगे कि इन सब चीज़ों को नोट कर लेंगे या फिर स्क्रीनशॉट ले लेंगे, क्योंकि ये चीज़ लिख लेंगे, ये बहुत अहम है। आपको बस मैं पृष्ठभूमि के रूप में ही नहीं बता रहा हूँ, ये चीज़ों को आपको जानना भी चाहिए, क्योंकि ये पेपर में आते भी हैं। अच्छा, कलकत्ता विश्वविद्यालय की स्थापना के बाद क्या हुआ? एक हिंदू कॉलेज खुला। हिंदू कॉलेज खुला, कब खुला हिंदू कॉलेज? यहाँ देख लेते हैं, चौथा हिंदू कॉलेज। हिंदू कॉलेज कब खुला? तो हिंदू कॉलेज खुला 1817 में। इसके बाद, उसके बाद हम जो लिखे थे वो आएगा, है ना। हिंदू कॉलेज कब खुला? 1817 में। हिंदू कॉलेज किस चीज़ के लिए खोला गया था? कि जितने भी पाश्चात्य पद्धति पर उच्च शिक्षा देने का था, मतलब जितने भी पश्चिमी सभ्यता थी, पश्चिमी संस्कृति थी, उन चीज़ों को समझने के लिए, उन चीज़ों को प्रचार प्रसार करने के लिए, एक्चुअल में उससे भारतीय जनता रूबरू हो, उससे कनेक्ट हो, इसलिए हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी। इसमें प्रमुख योगदान किसका था? राजा राम मोहन राय का था। राजा राम मोहन राय। और किसके प्रयत्न से हुआ था? तो एक डेविड हेयर करके अंग्रेज व्यक्ति थे, उनके प्रयासों से ही खुला था ये कॉलेज। ठीक है, तो इतने सारे कॉलेज की स्थापना हुई थी। और एक बात और है कि बंगाल में पूरे भारत का सबसे पहला समाचार पत्र कहाँ खुला था? तो बंगाल में। कितनी बड़ी बात है कि पहला समाचार पत्र भी बंगाल में आ रहा है। तो सीधी सी बात है, जितने ये सारी चीज़ आ रहे हैं वो क्या करेंगे? बंगाल में शिक्षा का स्तर बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। लोग पेपर, पत्र, समाचार, इन सब के माध्यम से अपने अपने अधिकार को जानेंगे। अंग्रेज़ों के खिलाफ एक बहुत बड़ा भावना उठेगा उनके खिलाफ में। बहुत सारे आंदोलन इस कारण से खड़ा हो पाएंगे, इन सारे कारणों से। तो जो पहला समाचार पत्र था, अब समाचार पत्र देख सकते हैं, इतने सारे कॉलेज हैं, कुछ समाचार पत्र देखेंगे, कुछ राजनीतिक संगठन देखेंगे, हम समाचार पत्र देखते हैं। तो 1780 में देश में पहला समाचार पत्र क्या था? तो द बंगाल गजट। द बंगाल गजट को द कलकत्ता जनरल एडवर्टाइजर भी बोलते हैं, द कलकत्ता जनरल एडवर्टाइजर भी बोलते हैं। ठीक है। अच्छा, द बंगाल गजट को किसने स्थापित किया था? इस समाचार पत्र के प्रमुख कौन थे, संपादक कौन थे? तो अगस्टस हिक्की। अगस्टस अच्छे व्यक्ति थे ये। इन्होंने सरकार के प्रति, ये जो अखबार थे सरकार के प्रति बहुत आलोचनात्मक थी। सरकार की जितनी गलत नीतियाँ थी उनके खिलाफ ये खुलकर लिखते थे अपने पत्र में, अगस्टस हिक्की महोदय। बाद में भले ही इस का प्रकाशन बंद करवा दिया गया, द बंगाल गजट का, लेकिन हम देख सकते हैं कि सबसे पहले बंगाल में ही समाचार पत्र का विकास हुआ, है ना। तो इतने सारी चीज़ें थी। हम कुछ चीज़ों को और गौर से देखेंगे, राजनीतिक संगठनों को देखेंगे। ब्रिटिश शासन में, मतलब ब्रिटिश शासन आने से पूर्व भारत की अर्थव्यवस्था बहुत अच्छी थी। अंग्रेजों ने आया, यहाँ की आर्थिक स्थिति को खराब कर दिया। अंग्रेज पहले कब 1757 से पहले जब व्यापार करने आते थे, इससे पहले व्यापार ही करते थे,
इससे पहले व्यापार के लिए क्या लेते थे, अपने अपने पास ये छोटे छोटे सोने के टुकड़े लाते थे, है ना, इसको बुलियन बोलते थे। ये बुलियन भारतीयों को देते थे और यहाँ से सामान मसाले जो इनकी ज़रूरत की चीज़ें वो खरीद के ले जाया करते थे। तो भारत में क्या होता था, हर साइड से सोना आना शुरू हुआ था, इसलिए भारत की आर्थिक स्थिति 1757 तक बहुत ज़्यादा सुदृढ़ हो गई थी। लेकिन जैसे ही 1757 में प्लासी की युद्ध हुआ, फिर बक्सर का युद्ध हुआ, बंगाल में द्वैत शासन लगा, तो अंग्रेजों को बहुत सारा राजस्व वसूलने का क्षेत्र मिल गया था। इनको टकसाल में नोट छापने का अधिकार भी मिल गया था। ये जो बंगाल की खाड़ी है, इस क्षेत्र में इनको कर मुक्त व्यापार करने का अधिकार प्राप्त हो गया था। तो इसके कारण, और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि सीधी सीधी बात है, 1764 में जब प्लासी बक्सर का युद्ध हुआ 1764 में, तो 1764 में बक्सर के युद्ध से ही ये बुलियन लाना बंद कर दिए। यहीं के राजस्व से, ये यहीं के पैसे से यहाँ का सामान खरीदते और बाहर ले जाते। तो सीधी सी बात है, इनको सरप्लस फ़ायदा होने लगा क्योंकि ये बुलियन लाना बंद कर दिए। अब भारत की स्थिति क्या हो गई, दयनीय हो गई। आर्थिक रूप से क्या हो गया, भारत कमज़ोर हो गया। इन सब कारणों से क्या था, भारतीय व्यापारी बहुत असंतोष थे क्योंकि इनको फ्री मुक्त, कर मुक्त व्यापार का 1757 से मिल रहा था। तो ये सब चीज़ के कारण बहुत भारतीयों में, एक्चुअल में भारतीय बोलना ठीक नहीं रहेगा, बंगाल के व्यापारी में या बंगाल के लोगों में बहुत ज़्यादा गुस्सा पनप रहा था इनके प्रति। हालांकि बहुत सारे आंदोलन भी हुए जिनमें राजनीतिक सहभागिता नगण्य थी, कह नहीं सकते बहुत सारा आंदोलन हुआ, लेकिन असंतोष तो थी जनता में बहुत ज़्यादा, है ना। 1885 से पूर्व जब कांग्रेस का गठन हुआ 1885 में, उससे पूर्व ही बहुत से राजनीतिक संस्थाओं ने, पत्र पत्रिकाओं ने, जनसभाओं के माध्यम से लोगों तक उनके अधिकारों के लिए बहुत सारे लोगों को जागरूक करने का काम किया। अच्छा, मतलब 1885 से पहले बहुत सारे राजनीतिक संस्था का गठन कहाँ हुआ, बंगाल में हुआ, ठीक है। बहुत सारे राजनीतिक संस्थाओं का गठन हुआ, बहुत सारे पत्र पत्रिकाएँ हैं। हम देखें बंगाल गजट, द हिंदू, द कलकत्ता विश्वविद्यालय और बहुत सारी विश्वविद्यालय हम पहले देख चुके हैं। मदरसा, कलकत्ता मदरसा की स्थापना हुई। तो बहुत सारे ऐसे शैक्षणिक संस्थाएं खुली। लेकिन 1885 से पहले बंगाल में बहुत सारे राजनीतिक संस्थाओं ने पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से क्या किया, लोगों में उनके अधिकारों को के प्रति सचेत किया, जागरूक किया। लोगों को अपने अधिकारों के लिए इतना जागरूक किया कि परिणाम यह निकला कि लोगों में राष्ट्रीयता की भावना जागरूक हो गई, है ना। सामान्य जनता अब आज जो आंदोलन से दूर रहते थे, वो सब सारे जनता क्या करते थे, अब आंदोलनों में भाग लेने लगे, है ना। ये परिणाम निकल के आया। तो ये बहुत बड़ा घटना था। तो ऐसे कौन कौन से राजनीतिक संगठन थे जिन्होंने लोगों के मन में राष्ट्रीय चेतना और राजनीतिक चेतना का भाव भरा, उनमें उनके अधिकारों के प्रति जागरूकता कौन कौन सी संस्थाओं ने लाया। तो ये देखते हैं बंगाल में कितनी सारी संस्थाएं गठन हुई। इन संस्थाओं से संबंधित क्वेश्चन आते हैं, CGPSC में भी पूछा गया था अभी तुरंत के एग्ज़ाम में। तो देखते हैं कि कौन कौन सी संस्थाओं का गठन हुआ। पहली जो संस्था थी वो थी लैंड होल्डर्स सोसाइटी। लैंड होल्डर्स सोसाइटी, इनका गठन कब हुआ था, तो 1838 में हुआ था लैंड होल्डर्स सोसाइटी का गठन, ठीक है। इसका गठन कौन किया था, तो कलकत्ता के जमींदारों ने किया था। कलकत्ता के जमींदारों ने किया था। एक्चुअल में जमींदार अपनी संवैधानिक सुरक्षा के लिए, संवैधानिक रक्षा के लिए इस लैंड होल्डर सोसाइटी का गठन किया था। और इस जमींदारों में, इसमें मध्यम वर्ग और किसान और नीचे के लोगों को इस सोसाइटी में हिस्सा नहीं था। इसमें प्राथमिकता जमींदारों को मिली थी। अच्छा, इसकी स्थापना किन्होंने की थी, तो द्वारकानाथ टैगोर जी ने की थी। कब किया था, तो 1838 में। कहाँ बताया, कलकत्ता में। हम कलकत्ता ही की बात कर रहे हैं ना, बंगाल का। तो कलकत्ता में इसकी स्थापना हुई, ठीक है। अच्छा, इसके प्रमुख नेता कौन थे, द्वारकानाथ टैगोर जी तो ये स्थापित किए थे। प्रमुख नेता कौन कौन थे, तो राधाकांत देव। ये बहुत प्रमुख व्यक्ति हैं राधाकांत देव। बहुत सारी चीज़ों में आपको दिखेंगे राधाकांत देव। पूरे बंगाल की जितने भी राजनीतिक संगठन में कहीं ना कहीं इनका योगदान बहुत है। राधाकांत देव जी थे। प्रसन्न कुमार ठाकुर जी थे, प्रसन्न कुमार ठाकुर जी, है ना, ये थे।
अच्छा, ये लैंड होल्डर सोसाइटी को क्या बोलते थे? जमींदारी एसोसिएशन भी बोला जाता था। ठीक है, इसके बाद दूसरा जो संगठन आया, बना राजनीतिक संगठन, वो था बंगाल ब्रिटिश सोसाइटी। कौन सा संगठन था? ये देख लेंगे, स्क्रीनशॉट ले भी सकते हैं। दूसरा जो संगठन बन के आया वो था बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी। इसका गठन कब हुआ था? तो 1843 में हुआ था इसका गठन। ठीक है। अच्छा, इस जो सोसाइटी था इसका गठन जॉर्ज थॉमसन, एक व्यक्ति थे, अंग्रेज व्यक्ति थे, उसकी अध्यक्षता में हुआ था इस संगठन का गठन। इसका प्रमुख उद्देश्य क्या था? प्रमुख उद्देश्य जानना तो जरूरी रहता है ना। तो इस चीज का उद्देश्य ये था, इस सोसाइटी का, इस संगठन का उद्देश्य था कि जनता की उन्नति और न्यायपूर्ण अधिकारों के लिए, मतलब शांतिमय साधनों के द्वारा अंग्रेजों के पास जाएं और कुछ पत्र द्वारा या फिर बातचीत के द्वारा जनता के अधिकारों से, जनता की समस्याओं से उनको अवगत कराएं और जनता को एक्चुअल में कानूनी साधन प्रदान करें। ये सब बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी का उद्देश्य था कि जितनी ऐसी जनता हैं जिन तक कानूनी अधिकार नहीं पहुंच पाते और उनके अधिकारों का ह्रास हो रहा है, उनके अधिकारों को दबाया जा रहा है, ऐसे लोगों को जागरूक किया जाए। तो ये बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी का उद्देश्य था। जॉर्ज थॉमसन की अध्यक्षता में इसका गठन किया गया था। उद्देश्य तो आप लोगों ने देख लिया कि ये जनता को जागरूक करने के लिए बनाया गया था, संगठन को, है ना, उनके अधिकारों की रक्षा के लिए बनाया गया था। तीसरा जो संगठन था जो बंगाल में बना, उस संगठन का नाम था ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन। अच्छा, ये संगठन क्यों बना? बड़ा दिलचस्प बात है कि ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन का गठन कब हुआ? 1851 में हुआ। ठीक है, कलकत्ता में ही हुआ सबका संगठन वो। अच्छा, इस संगठन की अध्यक्षता किन की थी? राधा कामदेव की अध्यक्षता में हुआ था इसका वो गठन। हम देखे थे ना राधा कामदेव कहाँ थे। राधा कामदेव जी ये लैंड होल्डर सोसाइटी में भी थे, प्रमुख नेता थे लैंड होल्डर सोसाइटी के। ये भी जमींदार थे। राधा कामदेव जी की अध्यक्षता में हुआ था इसका गठन। प्रमुख सदस्य कौन कौन थे? ये सब आता है भाई, देख लेना आप लोग। तो देवेंद्र नाथ टैगोर जी थे, देवेंद्र नाथ टैगोर थे, राम गोपाल घोष थे, मैं एक चीज़ बता रहा हूँ आपको, जब लैंड होल्डर सोसाइटी 1838 में बनी, बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी 1843 में बनी, तो ऐसे और संगठन का क्या काम था? तो सीधी सी बात है, ये दोनों संगठन असफल हो गए। ये जनता तक पहुंचने में असफल हो गए। ये तो जमींदारों के लिए बनाया गया संगठन था, तो पूरे जनता तक पहुंच न पाया, राजनीतिक चेतना का उतना विकास हो नहीं पा रहा था। तो इन दोनों संगठनों को मिलाकर, सीधी सी बात है, जो लैंड होल्डर्स सोसाइटी थी और बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, इन दोनों को मर्ज करके ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन का गठन किया गया। कब किया गया? 1851 में किया गया, दोनों को मर्ज कर ना। अच्छा, ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन ने कुछ अच्छे काम किए। तो वो काम कौन कौन से काम थे? एक तो जो नील विद्रोह हुआ था उसकी जांच के लिए आयोग बनाने की मांग की थी। नील विद्रोह, ठीक है, कि जांच हेतु आयोग बैठाने की मांग की थी इन लोगों ने। दूसरा चीज इन्होंने किया था कि क्या बोलते हैं, हाँ, ये पत्र के माध्यम से बंगाल में राजनीतिक चेतना फैलाने में सफल हुए थे। क्योंकि ये दोनों जो संगठन पहले बने थे, लैंड होल्डर सोसाइटी, बंगाल ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी, ये दोनों असफल हुए थे। लेकिन इनका पत्र क्या था? तो इनके पत्र का नाम था हिंदू पैट्रियट। इनके पत्र का नाम था हिंदू पैट्रियट। ये 3 संगठन हम लोगों ने देख लिया। अच्छा, ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी, सब संगठन एक दूसरे से लिंक है और वही लोग हैं जो गठन करेंगे इन सब संगठनों का। तीसरा जो वो था संगठन था, चौथा संगठन, वो कौन सा संगठन है? तो इंडियन लीग। इसका गठन कब हुआ?
1875 में हुआ, कलकत्ता में ही हुआ ना। किसने किया? तो शिशिर कुमार घोष। ये बहुत प्रमुख व्यक्ति हैं, शिशिर कुमार घोष और राधाकांत देव टैगोर, ये बहुत प्रमुख व्यक्ति हैं, बहुत बहुत। इसको आप नेट से इन लोगों का व्यक्तित्व आप पढ़िएगा भी खाली समय में। शिशिर कुमार घोष जी थे इंडियन लीग को बनाने वाले। अस्थायी अध्यक्ष शंभू चंद्र मुखर्जी थे, शंभू चंद्र मुखर्जी, देख लीजिएगा, महत्वपूर्ण तो नहीं है लेकिन आ सकता है। अच्छा, क्या उद्देश्य था इस संगठन का? जो इसका उद्देश्य लोगों में जागरूकता फैलाना था, है ना। इन्होंने नील विद्रोह के लिए आयोग की मांग की थी। द पैट्रियट इनके एक अखबार का नाम था। तो इनका भी उद्देश्य क्या था? तो इनका उद्देश्य था लोगों में राष्ट्रीय शिक्षा को प्रोत्साहन देना और राष्ट्रवाद की भावना का विकास करना। सीधी सी बात है, दो चीज का, शिक्षा व राष्ट्रवाद, दोनों का जागरूकता फैलाना था लोगों में इंडियन लीग का। इसको याद रखने का टेक्निक भी है। बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी का गठन हुआ, लेकिन दोनों मर्ज हुए। तो सीधी सी बात है, जब दोनों मर्ज हुए, बंगाल में बना था, तो बंगाल आएगा, ब्रिटिश लोग आएंगे, फिर इंडिया सोसाइटी, इसमें से फिर बंगाल हट जाएगा क्योंकि ये दोनों मर्ज हो गए थे, तो ब्रिटिश इंडिया बस आएगा। ये ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की जगह एसोसिएशन। आगे आएंगे तो इंडियन एसोसिएशन बनेगा। ये इंडियन एसोसिएशन और इंडियन लीग तो बन चुका है। तो आगे क्या बनेगा? 5वें नंबर पे जो संगठन बनेगा वो क्या बनेगा? इंडियन एसोसिएशन। ठीक है, 5वां संगठन था इंडियन एसोसिएशन। कब बना ये? 1876 में, एक साल बाद, इंडियन लीग के एक साल बाद ही बना। इसका गठन किन्होंने किया? तो दो लोगों के सहयोग था। एस एन बनर्जी थे, सुरेंद्रनाथ बनर्जी साहब थे, बहुत प्रमुख व्यक्ति हैं भाई। एस एन बनर्जी साहब आगे के स्टूडेंट लीडर बनेंगे बहुत बड़े। और दूसरे थे आनंद मोहन, ये भी बहुत प्रमुख व्यक्ति हैं, आनंद मोहन बोस, आनंद मोहन जी थे। दोनों के सहयोग से इंडियन एसोसिएशन का गठन किया गया था। ठीक है, और ऐसे पूछ लिया जाता है कभी कभी कि कहाँ इनका गठन कहाँ हुआ, तो अल्बर्ट हॉल था कलकत्ता में, वहाँ इस संस्था का गठन हुआ था, इंडियन एसोसिएशन का। अच्छा, ये जो इंडियन एसोसिएशन बना था, ये किसके स्थान पर बना था? ये इंडियन लीग के स्थान। ये सब जुड़े हुए लोग हैं, इसके बदले ये बनता जा रहा है ये सब चीज़। ठीक है, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। तो इंडियन लीग के को प्रतिस्थापित करके क्या बना? इंडियन एसोसिएशन बना। ठीक है, अच्छा, एस एन बनर्जी को राष्ट्रगुरु भी कहते थे क्योंकि छात्रों के बीच में बहुत प्रमुख व्यक्ति थे। और जो इंडियन एसोसिएशन का काम है, ये सब में जमींदारों को बहुत ज़्यादा महत्व दिया गया था, लेकिन ये वाला जो इंडियन एसोसिएशन था, इसमें जमींदारों के जगह पे मध्यम वर्ग प्लस जो साधारण लोग थे, उन लोगों को इन्होंने अपने संगठन में लिया। और ये 5 रुपये वार्षिक चंदा भी लेते थे 5 रुपये, मध्यम लोग भी शामिल हो जाए करके, पर वर्ष 5 रुपये के रूप। ठीक है, इन्होंने कितने सारे आंदोलन चलाए? इन्होंने चलाए, यहाँ लिख देता हूँ, सिविल सर्विसेज के लिए आंदोलन चलाए। ठीक है, कि सिविल सर्विसेज भारत में हों, और बहुत सारे इनकी मांग थी सिविल सर्विसेज को लेके। वर्नाकुलर जो प्रेस एक्ट आया था उसके खिलाफ इन्होंने आंदोलन चलाया, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के लिए। आर्म एक्ट जो था, नियम था अंग्रेजों ने बनाया था, उसके खिलाफ इन लोगों ने आंदोलन चलाया। ठीक है, ये 1876 में इनका गठन हुआ। 1883 में एक तो एस एन बनर्जी जी का एक पत्र था बंगाली पर, में एक हम पेट्रियट पढ़े हैं, ये बंगाली पढ़ रहे हैं, बंगाली इनका पत्र था। इस बंगाली पत्र में इन्होंने क्या किया था, जो न्यायाधीश थे कोलकाता के, ठीक है, नॉरिस, उनकी आलोचना किए थे। नॉरिस की आलोचना के कारण क्या हुआ था, इनको 2 माह का सजा भी हुआ था, सुरेंद्रनाथ बनर्जी जी को 2 माह का सजा भी हुआ था। ठीक है, बाद में क्या हुआ, जो 1876 में संगठन बना,
एस एन बनर्जी आनंद मोहन बोस ने बनाया था, और सिविल सर्विसेज, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट और आर्म एक्ट के खिलाफ इन लोगों ने बहुत सारा आंदोलन किया था। बाद में नॉरिश एचसी हाई कोर्ट के जज थे, उनके खिलाफ ये अपने पत्र बंगाली में लिख दिए थे। तो पत्र का नाम बंगाली है भाई, बंगाली में लिखे नहीं थे, तो बंगाली अपने पत्र में इनके खिलाफ लिखे थे। तो ये 2 माह की सजा भी काट चुके थे। तो इंडियन एसोसिएशन का बाद में 1886 में इंडियन नेशनल कांग्रेस में मर्ज हो गया। देखो कैसे कैसे बना संगठन, मज़ेदार चीज़ है, ये याद करना नहीं पड़ेगा। लैंड होल्डर सोसाइटी जमींदारों ने बनाया। फिर बंगाल ब्रिटिश इंडिया कंपनी, बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी 1843 में बना। जब ये दोनों असफल हुए तो क्या हुआ, दोनों असफल हुए तो तीसरा ये दोनों मर्ज हो गए। मर्ज होके क्या बना, ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी, है ना। बंगाल हट गया, ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी बना, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, ठीक है। कब बना, 1851 में बना। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन बनने के बाद क्या हुआ, इसको प्रतिस्थापित किया ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन को, और क्या बना, ब्रिटिश लीग, इंडियन लीग बना, सिर्फ इंडियन लीग। फिर क्या बनेगा, इंडियन एसोसिएशन बनेगा, इसको प्रतिस्थापित करके। जो इंडियन एसोसिएशन है वो किस में मर्ज होगा, कांग्रेस में मर्ज होगा 1886 में। तो इतने सारे संगठनों को पढ़ना है ना। शुरू में जमींदारों ने बनाया, ये देखना है, लैंड होल्डर्स को जमींदारों ने अपने अधिकारों के लिए बनाया। दूसरा कि किसने बनाया, जॉर्ज थॉमसन ने बनाया, ध्यान रखना है। और किस लिए बनाया, जनता के अधिकारों के लिए बनाया, ठीक है। और जो तीसरा बना था वो 1851 में बना था, तीसरा वाला, वो क्यों बना था, कि किन लोगों ने बनाया था, राधाकांत देव जी थे, उन्होंने बनाया था। प्रमुख सदस्य थे इसके देवेंद्र नाथ टैगोर जी थे, राम गोपाल घोष जी थे, ठीक है। अच्छा, इन दोनों की असफलता के कारण ये तीसरा बना था, ठीक। चौथा कौन सा संगठन है, इंडियन लीग बना था, शिशिर कुमार घोष जी ने बनाया था। लोगों में राष्ट्रीय शिक्षा और राष्ट्रवाद, 2 चीज के लिए बना था, ठीक है। और ये इंडियन लीग के स्थान पर ही इंडियन एसोसिएशन का गठन हुआ था। तो इंडियन लीग जुड़ा है, इंडियन में एसोसिएशन जुड़ा है, ठीक है। तो ये ऐसे याद रख सकते हैं क्योंकि सब सेम सेम नाम है और सबका काम लगभग सेम है, आप लोग को बता दिया हूँ। और जो छठवां संगठन था, सबसे प्रमुख संगठन बोल सकते हैं इसको, जो छठवां संगठन था उसका नाम है कलकत्ता स्टूडेंट एसोसिएशन। की स्थापना कब हुई थी, 1875 में हुई थी। किसने की थी, तो आनंद मोहन बोस ने की थी, आनंद मोहन बोस, ठीक है, आनंद मोहन बोस ने की थी। अच्छा, इनका साथ कौन दिए, एस एन बनर्जी ने दिया। बाद में एस एन बनर्जी बहुत बड़े छात्र नेता बन के उभरे थे, ठीक है, छात्रों के बीच में बहुत बड़ा नेता बन के उतरे थे ये एस एन बनर्जी। तो हम लोगों ने पृष्ठभूमि के रूप में देख लिया कि बंगाल में राष्ट्रीय चेतना का जागरण कैसे हुआ, राष्ट्रीय चेतना का, लोग अपने अधिकारों को लेकर कैसे शिक्षित हुए और राष्ट्रवाद कैसे पनपा। यहाँ तो इतने सारे राजनीतिक संगठन थे जिन लोगों ने पत्र थे, अखबार और बहुत सारी संस्थाएं थी, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ देख लिए। इसलिए यहाँ के छात्र बहुत आंदोलन करते थे, बहुत ज़्यादा अंग्रेज़ों के नाक में दम करके रखा था इन सब लोगों ने, बंगाल के लोगों ने। इसलिए बंगाल का विभाजन करना अंग्रेज़ों को बहुत ज़रूरी हो गया, क्योंकि यहाँ सभी बातों पे, छोटे छोटे चीज़ों पे आंदोलन हो ही जा रहे थे। इसलिए निर्णय लिया गया कि बंगाल का विभाजन किया जाएगा।